हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 198। इससे पहले इस कहानी के 197 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। इतना कहकर शुभ भी लंबी लंबी सांसें भरता हुआ वहाँ से जाने लगता है और पीछे पीछे निहाल भी आ गया था। अगले दिन शुभ बहुत ही ज़्यादा आराम से और सुकून से अपने कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक से उसके मुंह पर जोर से पानी आकर गिरता है। और शुभ, जो कि एकदम से जल्दबाजी से हड़बड़ा कर उठ गया था, सामने कोई और नहीं, निहाल हाथ में बाल्टी पकड़कर खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। शुभ भी एकदम गुस्से से बोलता है कि यार निहाल, ये कौन सा तरीका है उठाने का? तुझे शर्म नहीं आती है सोते हुए इंसान को जगाने में? अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। निहाल ने कहा कि आधे घंटे से दिशा तुझे उठा रही है, लेकिन तूने दिशा के उठाने का हल्का सा भी फायदा नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तू जल्दी से जाग जाए। भाई 9 बज रहे हैं, 9-10 बजे ही हेयरिंग शुरू हो जाएगी, समझा तू? ये सुनते ही शुभ, जो कि एकदम जल्दी से अलमारी और कबर्ड की तरफ भाग जाता है और फिर अपने कपड़े निकालते हुए बोलता है, ब्रश कर लेता हूँ। तूने नहला तो मुझे वैसे ही दिया है, ठीक है। फिर ठीक सुबह 10 बजे दोनों ही अब कोर्ट में खड़े हुए थे। शुभ इस वक्त कोर्ट में खड़ा था। जज साहब भी आ गए थे और सभी केसर मिंतज के साथ इंतजार कर रहे थे। शुभ खड़ा हुआ और बोला कि जज साहब, हम कब तक उनका इंतजार करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट ने कुछ भी नहीं किया है। मेरा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है। आप उसे जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। अब उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो हार ना जाए, इसीलिए केसर मित्तल अभी तक नहीं आए हैं, इसीलिए तो वो आना नहीं चाहते हैं। मैं प्रूफ कर देता हूँ कि अनिरुद्ध राय बिल्कुल निर्दोष हैं। आप बस अपना फैसला सुना दीजिए, कोर्ट का टाइम बच जाएगा। जज साहब को तो आज शुभ पर सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इतनी जल्दी शुभ को छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो भी थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं कि हाँ, हम 15 मिनट केसर मित्तल का इंतज़ार करेंगे। शुभ वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गया था और फिर से अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगता है। 5 मिनट के बाद वो फिर से खड़ा होता है और जज साहब की तरफ देखकर बोलता है कि सर, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, वो नहीं आएंगे तो मतलब नहीं आएंगे। ये सुनते ही जज साहब ने भी थोड़ा सा गुस्से से कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम अगली डेट दे देंगे। यह सुनते ही शुभ के दिमाग में तो एकदम से फिल्मी सा सीन घूम गया था। वो भी खड़ा होता है और फिर थोड़ा सा नौटंकी अंदाज में बोलता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन बेगुनाहों को इंसाफ कभी भी नहीं मिलता है। लोग बेचारे अपने गहने बेचकर आ जाते हैं, क्या क्या करके आते हैं यहाँ पर, ताकि उन्हें यहाँ पर इंसाफ मिल जाए, लेकिन नहीं, इंसाफ नहीं मिलता है उन्हें। यहाँ पर मिलती है तो बस तारीख और कुछ भी नहीं। आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस छोड़कर कटघरे में खड़े होते ना तो फिर आपको पता चलता, लेकिन उन्हें तो इंसाफ मिलता ही नहीं है। जहाँ पर सब लोग इंसाफ की उम्मीद लेकर आते हैं, मिलती है तो बस तारीख। लोग अपनी नई नई शादी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, अपनी बीवी के साथ वक्त नहीं बिता पाते हैं, हनीमून पर जाने के बजाय यहाँ पर कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें भी मिलती है तो बस तारीख और कुछ भी नहीं। क्यों मिलती है सभी लोगों को तारीख और कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर? इतना कहकर उसने भी अनिरुद्ध की तरफ देखा तो अनिरुद्ध तो जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं उसके दोनों ही भाई तो अपनी गर्दन नीचे करके धीरे धीरे हंस रहे थे। नील ने भी धीरे से रुद्र के कान में कहा कि यार, ये इतनी ज्यादा नौटंकी क्यों करता है? हर जगह इसका ड्रामा क्यों चालू रहता है? तो वहीं बलवंत राय भी, अब उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी अब अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर शुभ की तरफ ही देखे जा रहे थे। इतने में ही शुभ दोबारा से बोलता है कि जज साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, मुझे कब तक तारीख मिलेगी? मेरे क्लाइंट जैसे भाई को कितना ज़्यादा परेशान करोगे आप? बहुत सारे काम है उसके पास, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो यहाँ पर कटघरे में खड़ा है आपके सामने, और आपका वो केसर मित्तल वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और आप कह रहे हो कि डेट दे दोगे। डेट नहीं देनी है, बिल्कुल भी डेट नहीं देनी है आपको। आपको देना है तो बस इंसाफ देना है, ताकि लोगों का भरोसा आप लोगों पर बना रहे, समझे आप? इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए जज साहब, ये कोर्ट आपसे इंसाफ की गुहार कर रहा है, गुहार करती है आपसे। जज साहब भी अब शुभ की तरफ ही हैरानी
से देख रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि मिस्टर कात्यायनी पुरोहित, शांति से बैठ जाइए आप, और ये डायलॉग बाजी करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा। शुभ बोलता है कि ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा, अरे मैंने मूवी में देखा था, डायलॉग बाजी से केस जीत जाते हैं और जज साहब भी जल्दी से जल्दी फैसला सुना देते हैं। तभी पीछे से केसर मित्तल की आवाज़ आती है, लेकिन तुम नहीं जीतोगे। ये सुनकर तो शुभ की आंखें एकदम हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। कल रात की सारी बातें उसके जहन में एकदम से घूमने लगी थी। उसने तो बहुत ही अच्छे से केसर मित्तल को बांधा था, तो फिर वो खुलकर कैसे यहाँ पर कोर्ट में आ गया था। शुभ ने भी पलटकर केसर मित्तल की तरफ देखा तो केसर मित्तल, जो कि अभी आगे आया और फिर हमेशा की तरह प्रोफेशनली के साथ बोलता है कि आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा आने में लेट हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं आप सभी से। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए चला गया था, इसी में ही थोड़ा सा वक्त लग गया मुझे। शुभ भी अब हैरानी से उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तो ठीक है, चलिए फिर केस को आगे बढ़ाया जाए। केसर मित्तल भी अपनी दलीलें देने लगता है। उसने बहुत सारी दलीलें दी और फिर बहुत सारे प्रूफ भी कोर्ट को दिखाए, जिससे ये साबित हो सकता था कि अनिरुद्ध ने ही रिधिमा का कत्ल किया है। उसने बहुत सारी फेक रिपोर्ट्स भी सबमिट की थी, जिससे ये साफ साफ साबित हो रहा था कि अनिरुद्ध ने ही अब रिधिमा का मर्डर किया है। अपनी दलीलें पूरी करने के बाद केसर मित्तल भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया था। उसने शुभ की तरफ घूर कर देखा और बोला, मिस्टर कात्यायनी पुरोहित, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपके पास कुछ प्रूफ है? तो शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर एक रिपोर्ट उठाकर जज साहब की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि हाँ, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग तो रात 8 बजे ही रिधिमा की डेथ हो गई थी, जबकि रात के 8 बजे अनिरुद्ध अपनी पत्नी तितली के साथ मंडप में बैठा हुआ उसके साथ शादी के साथ फेरे ले रहा था। मतलब ये तो बिल्कुल बिल्कुल फेक है ना, कि इस वक्त तो अनिरुद्ध उसके पास था ही नहीं। क्या मुझे अब कुछ और कहने की जरूरत है, या आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि ये मर्डर अनिरुद्ध ने नहीं किया है? केसर मित्तल भी खड़ा हो जाता है और उससे पहले ही शुभ बोल पड़ता है कि शांत हो जाइए मिस्टर मित्तल, शांत हो जाइए आप। इतना अग्रेसिव होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए। मैंने जो रिपोर्ट दी है ना वो बिल्कुल सच्ची है, जबकि आपने जो रिपोर्ट सबमिट करवाई है ना वो बिल्कुल साफ साफ झूठ है। मतलब आपने झूठे प्रूफ सबमिट किए हैं। जैसे कि रिपोर्ट आपने सबमिट करवाई है ना, वैसे ही रिपोर्ट मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। शुभ ने भी अब अपनी टेबल पर रखी हुई 3-4 रिपोर्ट्स उठाए और फिर जज साहब की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि जज साहब, ये लीजिए रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट जो आपको केसर मित्तल जी ने दी है ना, वो रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं और इस रिपोर्ट में भी असली पोस्टमार्टम का रिजल्ट है। आप चाहें तो इसे भी देख लीजिए। आपको जो भी सही लगे फिर आप अपना फैसला सुनाइएगा। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए ना कि अनिरुद्ध राय ने खून किया है या फिर नहीं किया है। कुछ देर तक वहाँ पर एकदम से अब सन्नाटा पसर रहा था और आखिरकार जज साहब ने भी अनिरुद्ध की तरफ देखा और कहा कि सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि अनिरुद्ध राय ने कुछ भी नहीं किया है। मतलब कि अनिरुद्ध राय ने रिधिमा जी का कत्ल नहीं किया है। जब रिधिमा जी की मौत हुई थी उस वक्त अनिरुद्ध राय अपनी पत्नी तितली के साथ उसके मंडप में बैठा हुआ था और उन दोनों की शादी हो रही थी जिस वक्त रिधिमा की डेथ हुई थी। अंततः ये केस यहीं पर खारिज हो जाता है। ये सुनते ही अनिरुद्ध के चेहरे पर तो इस वक्त बहुत ही बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और बलवंत राय, उसकी आंखों में तो एकदम से खुशी आ गई थी। एकदम से उसकी आंखें खुशी से नम हो गई थी। सब लोग शुभ की तरफ ही देख रहे थे और शुभ भी मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। नील बोलता है कि क्या हुआ है बताना, जब से कोर्ट आया है तब से ही तू मुंह फुलाकर रखा हुआ है, क्या हो गया है? शुभ ने भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने भी अपना चेहरा मुंह फुलाकर दूसरी तरफ घुमा लिया था और अपने हाथों को अपने सीने से बांध लिया था, जैसे वो सब से बहुत ही ज्यादा नाराज हो। दिशा भी अब किचन से एक प्लेट लेकर आती है और फिर बोलती है कि शुभ, ये देखो ना, मैंने आज आपका पसंद का पुलाव बनाया है, टेस्ट करके बताओ ना कैसे बने हैं। शुभ ने एक नज़र दिशा की तरफ घूर कर देखा और फिर बोलता है कि जाओ यहाँ से, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ सबसे। संजय बोलता है कि थप्पड़ खाकर बताएगा या फिर बिना थप्पड़ खाए ही बता देगा कि क्या हुआ है तुझे? चुपचाप से बता कि क्या हुआ है, क्यों मुंह फुलाकर बैठा है तू? ये सुनते ही शुभ भी नाराज़ी भरी आवाज़ में बोलता है कि कैसे जीता हूँ मैं, वो भी मर्डर केस। बता है आपको, मैं नहीं होता ना तो फिर शायद अनिरुद्ध को 7 साल की सज़ा पक्की हो जाती, लेकिन मैं तो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ भी केस को जीत गया ना। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ना तो मुझे किसी ने कोई फीस दी और ना ही मुझे अपने कंधे पर बैठाकर किसी ने घुमाया। ये सुनकर तो अब तीनों ही भाई बहुत ही ज़्यादा हैरानी से शुभ की तरफ देखने लगे थे। क्या अजीब सी डिमांड थी उसकी। सच में सब के सब पागल हो गए थे उसकी डिमांड सुनकर। शुभ ने अपने तीनों
ही भाइयों को घूर कर देखा और कहा कि ऐसे मत देखो, सही तो कह रहा हूँ मैं। देखो ना, मैंने मूवी में ही जब हीरो को केस जीतते हुए देखा था ना, तो वहाँ पर सभी लोग, मजदूर लोग अपने कंधे पर बैठाकर खुश होते हैं, उसे फूलों की माला पहनाते हैं। रुद्र ने भी एकदम से कड़कड़ाती हुई आवाज में कहा कि तो तुझे तेरे भाई मजदूर नजर आ रहे हैं क्या, या फिर तूने हमारे लिए केस लड़ा है जो हम तुझे अपने कंधे पर बैठाएंगे और तेरे गले में गेंदे के फूल के माला पहनाएंगे? कौन सा तूने हमें जिताया है? चुपचाप से खड़ा हो जा और ज्यादा नौटंकी मत किया कर, समझा तू? शुभ ने भी संजय की तरफ देखा और फिर झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए बोलता है कि देखा, देखा आपने, देखा ना आपने पापा, मेरी तो इस घर में जैसे कोई कदर ही नहीं है। केस खत्म होने के बाद मुझे लगा था कि नील भाई आएंगे, मुझे कसकर अपने गले लगा लेंगे और फिर मुझे अपने कंधे पर उठा लेंगे। रुद्र भाई मुझे फूलों की माला बहुत ही प्यार से पहनाएंगे और अनिरुद्ध हाथ जोड़कर मेरा थैंक यू बोलेगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैं इतना झूठ बोला हूँ, भाभी के फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर केस लड़ा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये कहते हुए शुभ उठकर कमरे की तरफ जाने लगा। उसे लगा था शायद कोई उसे रोकेगा, उसे मनाएगा, लेकिन किसी को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वो तीन सीढ़ियां चढ़कर फिर से रुक गया। उसने पलटकर सबको देखा तो सब ने इशारों में ही उसे ऊपर जाने के लिए कह दिया था। यहाँ तक कि दिशा भी ऊपर जाने के लिए ही उसे कह रही थी। शुभ को तो एकदम से गुस्सा आ गया था। वो वापस से उतर कर आया और सीधा संजय के पास बैठता हुआ बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे ही मुंह बनाकर तुम लोगों के सामने यहाँ पर ही बैठा रहूंगा। संजय बोलता है कि तो फिर बैठा रहे ना। थोड़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहा और सब लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन अगले ही पल शुभ बोलता है कि हो ना हो अनिरुद्ध को किसी न किसी ने तो फंसाया ही होगा, मतलब बलवंत अंकल का कोई जानी दुश्मन है, तभी तो उसने ये सब कुछ किया है। ये सुनकर रुद्र, जो कि अभी मोबाइल के स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था, उसके हाथ एकदम से रुक गए थे। घर की बहुएं जो कि किचन में जा रही थी, वो सब भी रुक कर अब शुभ की तरफ देखने लगी थी। संजय जो कि अभी अखबार को खोल कर पढ़ रहा था, उसके हाथ भी वहीं पर रुक गए थे। नील और निहाल भी अब शुभ की तरफ ही देख रहे थे। संजय ने बात पर थोड़ा सा मिट्टी डालते हुए कहा कि कमजोर नहीं है बलवंत, अपने दुश्मनों को वो खुद ही देख लेगा, तुम लोग बस अपना अपना काम करो, समझे तुम लोग? तो दूसरी तरफ गुंजन और सुमित दोनों ही केसर मित्तल के घर आ गए थे। सुमित और गुंजन दोनों ही इस वक्त अकेले नहीं आए थे, अपने साथ 4-5 हट्टे कट्टे मुस्कंडों को भी लेकर आए थे। गुंजन ने एकदम से चिल्लाते हुए कहा कि ओ मित्तल बाहर निकल। केसर जो कि अभी अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ था, वो बाहर आया, लेकिन बाहर आते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। गुंजन के साथ जो 4 आदमी आए थे, उन सब ने मिस्टर मित्तल के घर में एकदम से तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया था। केसर मित्तल बोलता है कि ये क्या बदतमीजी है। सुमित बोलता है कि बदतमीजी, बदतमीजी तो तुमने की है हमारे साथ, इतना पैसा खाने के बाद भी तुमसे केस नहीं लड़ा गया, शर्म नहीं आई तुम्हें? एक छोटे से बच्चे से केस हारते हुए, कितने ज्यादा गिरे हुए इंसान हो तुम, वो भी एक ऐसा बच्चा जिसके पास वकालत की डिग्री भी नहीं थी, ऐसा बच्चा जो अपनी भाभी के फेक डॉक्यूमेंट से लड़ रहा था, उससे हार गए तुम। हमारा पैसा भी एकदम से डकार गए और अब कह रहे हो कि बदतमीजी? कौन कर रहा है बदतमीजी? केसर मित्तल गुस्से में गुंजन और सुमित की तरफ देख रहा था। उसने एक आदमी को देखा और कहा कि रुक जाओ, मेरे घर का सामान मत तोड़ो तुम। लेकिन वो चारों आदमी भी मान नहीं रहे थे, लगातार उसके घर की सारी चीजों को तोड़ रहे थे। उन्होंने वहां पर रखी एक एक लग्जरी पेंटिंग, शोपीस, कुर्सी, सोफा, सबको ऐसे तोड़कर रख दिया ताकि जैसे दोबारा जुड़ भी ना सके। जब गुंजन को थोड़ी सी संतुष्टि हो गई तो उसने भी हाथ दिखाकर अपने आदमियों को रोक दिया। केसर मित्तल अभी भी गुस्से में उन दोनों को तरफ ही घूरे जा रहा था। सुमित बोलता है कि ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा मिस्टर मित्तल, जाइए, जो पैसा हमने आपको दिया था ना, उसे लेकर आइए, मेरा पैसा वापस कीजिए। केसर मित्तल हैरानी से सुमित की तरफ देख रहा था। आज तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था उसके साथ, केस हारने पर क्लाइंट पैसे वापस मांग ले। पहली बार वो ऐसे क्लाइंट को देख रहा था जो कि उससे पैसे मांग रहे थे। केसर बोलता है कि तुम लोगों का केस कोई भी लड़ नहीं रहा था, मैंने अपने हाथों में लिया था। सुमित बोलता है कि अच्छा, और बदले में हमने आपको करोड़ों रुपए भी दिए थे। हम बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, कैश को वापस लेकर आओ। केसर भी अब मांझा हुआ खिलाड़ी था, उसने भी हमें अपनी गर्दन हिला दी और अपने स्टडी रूम में गया और एक छोटा सा बैग लेकर आ गया। उसने वो बैग सुमित की ओर बढ़ा दिया तो सुमित ने भी बैग पकड़ा और अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। गुंजन ने भी जाते जाते पलट कर केसर की तरफ घूर कर देखा तो केसर के चेहरे पर इस वक्त हल्की सी मुस्कुराहट थी। गुंजन और सुमित दोनों ही इस वक्त अपने आलीशान घर में मौजूद थे। गुंजन को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था केसर मित्तल के ऊपर, न जाने क्यों वो बलवंत राय की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। सुमित ने भी अब ड्रिंक का एक गिलास गुंजन की ओर बढ़ाते हुए कहा कि शांत हो जाओ, वैसे भी अनिरुद्ध की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है, हमें वापस
वापस वार करना चाहिए उस पर। और तभी वहाँ पर केसर आ गया। केसर इस बार अकेले नहीं आया था बल्कि पुलिस वालों को लेकर आया था। केसर ने भी अब अपने मन ही मन बुड़बुड़ाते हुए कहा कि जैसे को तैसा। ये कहते हुए उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा कि ये ही है सुमित और गुंजन, ये जबरदस्ती मेरे घर में घुसे, इन्होंने मेरे घर में तोड़ फोड़ मचाई और फिर मेरे पैसे लेकर चले गए। गुंजन और सुमित एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वहीं केसर के साथ 7-8 पुलिस वाले भी थे, जिसमें से 2 लेडीज कांस्टेबल भी थी। करीब 1 घंटा आर्ग्यूमेंट होने के बाद फाइनली सुमित ने भी वो सारे पैसे जो कि वो केसर मित्तल से लेकर आया था, केसर मित्तल को वापस किया और फिर पुलिस वाले को भी 40 से 50 लाख रुपए दे दिए और फिर मामला रफा दफा किया, वरना पुलिस वाले अरेस्ट वारंट लेकर आए थे। पुलिस वाले एक एक करके वहां से चले गए थे और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम जो मिल गई थी। तो वहीं केसर भी अब अपने नोटों का बैग लेकर वहां से जा रहा था, लेकिन जाते जाते उसने भी एक बार पलट कर मुस्कुराते हुए गुंजन की तरफ देखा और फिर बहुत ही ज्यादा आकड़ के साथ बोलता है कि मैडम, कभी ये बिल्कुल भी मत समझना कि शेर को सवा शेर नहीं मिलता है, जरूर मिलता है। हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट में गलती कर बैठते हैं। मैं बेशक से केस हार गया था, लेकिन मुझे भी हार कर एक सबक मिला है। आप लोग भी इस हार से एक सबक ले लीजिए और खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल मत समझिए कि दूसरा इंसान आपको कमज़ोर नज़र आने लगे। ओके, तभी तो आपकी हार हो जाती है कि हम अपने आप में कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इतना कह कर केसर मित्तल वहाँ से चला गया। तो वहीं गुंजन और सुमित फिर से गुस्से में सोफे पर बैठ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संजय और संध्या दोनों ही एक मॉल में मौजूद थे। संध्या संजय को देख रही थी, तो संजय ने भी एक डार्क ग्रीन कलर की साड़ी उठाते हुए कहा कि ये देखो, कैसी लगेगी ये तुम पर। संध्या बोलती है कि मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं संजय, मुझे ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप, जरूरी है क्या कि फालतू का इतना ज्यादा खर्चा करें, हमें नहीं चाहिए कोई भी साड़ी। संजय बोलता है कि फालतू का खर्च, अरे हमारी 25वीं सालगिरह आ रही है और तुम्हें ये फालतू का खर्च नजर आ रहा है। यार तुम भी ना कितनी ज्यादा बोरिंग हो, मैं तुम्हें हर साल एक साड़ी दिलवाता हूँ ना, तो फिर इस साल मैं नहीं दिलवाऊंगा क्या। संध्या बोलती है कि ग्रीन कलर की साड़ी मेरे पास बहुत सारी है। संजय बोलता है कि अच्छा, तो फिर रेड कलर की साड़ी ले लेते हैं। संजय ने अभी रेड कलर की साड़ी उठाई और बोला कि ये देखो ना, ये कैसी है, ये तुम पर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। संध्या की शक्ल देखकर ही लग रहा था कि उसे शॉपिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जबकि संजय जो कि अभी पिछली 25 सालों से हर साल संध्या को कोई ना कोई बहाना करके कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दिलवा देता था उसकी सालगिरह पर। आखिरकार संध्या ने भी अब संजय का मन रखते हुए थोड़ा सा प्यार से स्काई ब्लू कलर की अब साड़ी को उठाते हुए कहा कि जो कि इस वक्त देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो बोलती है कि चलो ठीक है, साड़ी तो तुमने ले ली, अब कोई ज्वेलरी भी ले लो। संध्या मुंह बनाकर अब संजय की तरफ देख रही थी और फिर बोलती है कि अब क्या मेरी उम्र है ज्वेलरी पे लेने की, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए संजय। संजय बोलता है कि पूछ नहीं रहा हूँ तुम्हें, बता रहा हूँ, चलो अब। उसने भी अब साड़ी की पेमेंट की और फिर संध्या के साथ मॉल से बाहर आ गया। और इस उम्र में भी संजय संध्या का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। सच में संध्या संजय के साथ अपने दर्द को पूरी तरह से भूल गई थी। संजय और संध्या दोनों ही अभी मॉल के बाहर खड़े हुए थे और अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। संजय ने भी अपनी जेब से फोन निकालकर ड्राइवर को फोन करते हुए कहा कि 15 मिनट से खड़े हैं, कहाँ पर हो तुम, जल्दी से आओ ना। संजय ने इतना ही कहा था कि एक गाड़ी आकर उनके सामने रुक जाती है। संजय और संध्या को लगा था कि ये उन्हीं की ही गाड़ी है। दोनों ही अब गाड़ी की तरफ जाने लगे, लेकिन इतने में ही उस गाड़ी में से कुछ गुंडे बाहर आते हैं और उन्होंने संजय के सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दे दिया और फिर संध्या की बाजू पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। संजय ने एक आदमी को पकड़कर उसके मुंह पर जोरदार पंच जड़ दिया था। वो आदमी भी जमीन पर जाकर गिर पड़ता है, लेकिन तब तक वो लोग संध्या को खींचकर गाड़ी में बैठा चुके थे। संध्या जोर से चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ संजय, संजय प्लीज बचाओ मुझे। लेकिन संजय अभी कुछ नहीं कर पा रहा था, उसे तो कुछ नहीं हो सकता था। उनमें से एक आदमी ने अभी संध्या के मुंह पर जोर से हाथ रखा और फिर क्लोरोफॉर्म का रुमाल रख दिया और संध्या जो कि गाड़ी की सीट पर ही बेहोश हो गई थी। वहीं संजय जब उसे बचाने के लिए गाड़ी के पास गया तो एक आदमी ने संजय के मुंह पर जोरदार पंच मारा और फिर संजय जो कि जमीन पर जाकर गिर पड़ता है और वो आदमी भी जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से संध्या को लेकर चला गया था। संजय भी अब अपनी जैसी तैसी हालत को कंट्रोल करता हुआ खड़ा हुआ और फिर गाड़ी के पीछे भागता हुआ बोलता है कि संध्या संध्या, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया। वो उस गाड़ी के नंबर प्लेट की तरफ देख रहा था। संजय ने उस गाड़ी का नंबर प्लेट नोट कर लिया और फिर किसी को कॉल करके बोला कि मैंने अभी तुम्हें एक गाड़ी नंबर भेजा है, वो गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी कहाँ पर रहती है और कहाँ पर जा रही है, सब बताओ मुझे, अभी के अभी पता करके बताओ। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइए आप। और सही 2 मिनट के बाद
बाद फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है कि सर, बलवंत राय की गाड़ी है। और ये सुनकर तो संजय का खून एकदम से खौल गया था और उसकी आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आया था। अगले ही पल उसकी गाड़ी भी वहां पर आ गई थी। संजय भी गाड़ी में बैठा और बोला कि राय इंडस्ट्रीज चलो। अगले 25 मिनट में संजय ने भी बलवंत का कैबिन एक झटके में खोला और काफी ज्यादा गुस्से में अंदर घुस गया। बलवंत राय ने नजर उठाकर संजय को देखा तो रिस्पेक्ट के साथ उठकर बोलता है कि संजय, तुम यहाँ पर अचानक से आओ, बैठो। लेकिन संजय को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी सीधा गया और उसने बलवंत का कॉलर पकड़कर खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। बलवंत का चेहरा तो अब एक तरफ हो गया था और इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान भी था। बलवंत कुछ समझ पाता उससे पहले ही संजय ने बलवंत का कॉलर पकड़कर उसे वहीं पर ग्लास की दीवार से लगाते हुए काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि शर्म नहीं आती है तुझे? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अभी एक हफ्ते पहले ही मेरे बच्चे ने तेरे बेटे को बचाया था, सिर्फ इसीलिए ताकि ये दुश्मनी खत्म हो जाए। लेकिन तुम तो निकले एकदम से कुत्ते। कुत्ते की दुम कभी सीधी ही नहीं होती। तुम्हें तो 100 साल भी नाली में रखा जाए ना तो भी तुम टेढ़े के टेढ़े ही निकलोगे। तुम्हारे साथ कितना भी अच्छाई कर लो लेकिन तुम रहोगे तो वैसे के वैसे ही, एक नंबर के घटिया इंसान। अरे अच्छा हुआ था रागिनी तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई रह भी कहाँ सकता है। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था कि तुम अपनी जिंदगी में अकेले हो, अकेले गुजार रहे हो अपनी जिंदगी, लेकिन अब समझ में आ गया कि तुम इसी लायक हो। संजय ने अभी बलवंत राय के मुंह पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी बलवंत राय ने भी काफी ज्यादा गुस्से में संजय का हाथ वहीं पर पकड़ लिया और फिर उसे झटकते हुए बोलता है कि बकवास कम करो संजय, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर दिया है मैंने जो तुम इतनी बदतमीजी पर उतर आए हो? मुझे भी लगता था कि अनुराग तो एक बिगड़ा हुआ लड़का है लेकिन तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन आज देख भी लिया कि कोई भी समझदारी नहीं है तुम्हारे अंदर। इनफैक्ट दोनों ही भाइयों में, दोनों ही भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। संजय चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी संध्या को कुछ हुआ ना तो राय इंडस्ट्रीज की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। ये सुनकर तो बलवंत थोड़ा सा हैरान हो गया था और इतने में ही अनिरुद्ध ने भी संजय की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर संजय पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी बलवंत राय ने उसका हाथ वहीं पर पकड़ लिया था। अनिरुद्ध ने भी एकदम से चिल्लाते हुए कहा कि छोड़ो पापा, इन लोगों की बदतमीजी तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे लगता था कि संजय अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन आपके ऊपर हाथ उठाकर इन्होंने अपनी घटियापन को परिचय भी दे दिया है हमें। वहीं बलवंत राय ने अनिरुद्ध का हाथ झटकते हुए कहा कि तुम्हें किसने कहा है बड़ों के बीच में बोलने के लिए? किसने कहा है? जाओ यहाँ से चुपचाप से। मैं खुद ही संजय से बात करूंगा और आज के बाद तुमने अगर गलती से भी किसी भी बड़े पर हाथ उठाया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से अनिरुद्ध। बलवंत राय ने भी अपने बेटे को देखना पूरी तरह से इग्नोर किया और फिर संजय की तरफ देखकर बोलता है कि हुआ क्या है? संजय ने चिल्लाते हुए कहा कि तुमने मेरी संध्या को किडनैप क्यों किया है? तेरी गाड़ी से ही मेरी संध्या किडनैप हुई है। अगर मेरी संध्या को कुछ भी हो गया ना तो फिर मैं सच कहता हूँ बलवंत, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, बहुत ही ज़्यादा। बलवंत राय ने भी गुस्से में कहा कि दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा संजय? मैं क्यों संध्या को किडनैप करूंगा? अब क्या तुझे मैं सच में इतना ज़्यादा घटिया नजर आता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे इकलौते बेटे को बचाया है मैं उन्हीं पर अटैक करूंगा, मैं उन्हीं की घर की औरतों को किडनैप करूंगा? ये किडनैप करके टॉर्चर करना मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है संजय। मुझे किसी से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सीधा उसे मार देता हूँ। अनिरुद्ध भी अभी अपने पापा की तरफ ही देख रहा था। पहली बार उसने अपने पापा से इतनी ज़्यादा अग्रेसिव शब्द सुने थे, वरना तो बलवंत हमेशा ऐसे ही बोलता था कि जैसे अनिरुद्ध को लगता था कि उसके पापा दुनिया के सबसे ज़्यादा समझदार इंसान है और उन्होंने तो कभी कोई गलती की ही नहीं होगी। तो वहीं संजय ने भी अब गुस्से में कहा कि झूठ मत बोलो बलवंत, ये देखो तेरी गाड़ी का नंबर है ना ये। इतना कहकर उसने भी अपने मोबाइल की स्क्रीन को दिखाया तो बलवंत राय ने भी अब मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी गाड़ी का नंबर शो हो रहा था। बलवंत देखता ही रह गया था और उसकी आंखें भी एकदम से फटी की फटी रह गईं। फिर वो बोलता है कि ये गाड़ी मेरी है, लेकिन ये गाड़ी तो कई दिनों से खराब है ना। संजय बोलता है कि हाँ हाँ, क्या बहाना निकाला है तुमने बलवंत? क्या बहाना निकाला है? सच में दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। मतलब तुम्हें नहीं लगता है कि अगर किसी को भी नुकसान पहुंचाना है तो फिर किसी को भी किडनैप करना है, किसी को भी मर्डर करना है तो फिर थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए थी, मगर तुमने शायद जल्दबाजी में गलती कर दी है ना। बलवंत राय ने इस बार काफी ज्यादा गुस्से में संजय की तरफ देखा और कहा कि संजय बस बहुत हो गया है, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी बकवास। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। मैंने नहीं किया है कुछ भी ऐसा।